तो चलिए भाई हम लोग अपना आज हिंदी व्याकरण का क्लास करते हैं प्रारंभ। तो जिनके जिनके पास कॉपी है साथ ही साथ नोटबुक पे भी काम करते जाना है। तो अभी हम लोग सबसे पहला काम करेंगे और वो जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। क्या जानेंगे? वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। देखिए भाई हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं क्या? तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? भाषा। और जो भाषा पढ़ रहे हैं वो भाषा कौन सी है? हिंदी, है ना? समझ गए बात को? ठीक है भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी भाषा? हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा हम लोग ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं, है ना? तो ह्यूमन बॉडी जो है इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है? बहुत अच्छे। एक कोई बिल्डिंग है उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है? बहुत अच्छे। उसी तरह से हम लोग बहुत सारा चीजों में देखे थे कि कोई ना कोई एक फंडामेंटल यूनिट होता है। जैसे ज्योमेट्री का फंडामेंटल यूनिट क्या था? है ना? ऐसा ही जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है भाई, तो लैंग्वेज जो है इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? क्या होता है भाई? क्या होता है? वर्ण होता है, ठीक है भाई। इसी को इंग्लिश में हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, है ना? लेकिन जब हम लोग हिंदी या संस्कृत पढ़ते हैं तो हिंदी या संस्कृत जो है वो मोर साइंटिफिक है। किससे? अदर लैंग्वेजेस जो भी है दुनिया का उससे, ठीक है भाई। तो हिंदी में अल्फाबेट को ही क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ण। समझ गए? तो वर्ण का मतलब हो गया, देखिए भाई पूरा सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं, जिनको दिक्कत होगी फिर भी बताना है। वर्ण का जब मतलब समझना हो तो समझना है कि जो अ आ का खा गा घा ये होता है, ये सब क्या है? वर्ण है। तो सबसे फंडामेंटल चीज क्या हो जाता है? वर्ण, है ना? बुनियादी चीज, बेसिक चीज। वर्ण के बाद दूसरा चीज आता है शब्द। शब्द के बाद आता है वाक्य, ठीक है भाई। वाक्य के बाद फिर जो भी चीज है, बड़ा लेख, आलेख, कहानी, है ना, पैराग्राफ, ये सब क्या है? इसी का क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका? वाक्य का। किसी को दिक्कत है भाई? तो क्या होता है? ठीक है। तो फिर वाक्य को जब हम लोग आगे ग्रुप करेंगे तो क्या बनेगा? अनुच्छेद। अनुच्छेद से फिर निबंध, लेख, कहानी, ऐसा बनता है ना। लेकिन जो प्राइमरी चीज है वो क्या है? वर्ण है, ठीक है भाई। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। ध्वनि समझ में आ रहा है ना? साउंड। वर्ण क्या है? साउंड है। भाषा जो है क्या है? साउंड ही तो है, ठीक है भाई। ये क्या है? साउंड है। तो वर्ण जो होता है वो क्या होता है? बेसिक साउंड होता है, फंडामेंटल साउंड होता है किसी भी लैंग्वेज का। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वर्ण बोल रहे हैं। हिंदी भाषा में उसी का नाम क्या दिया गया है? वर्ण। जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई और सबसे प्रारंभिक इकाई, है ना? इससे पहले किसी भी भाषा में कुछ नहीं होता। भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? वर्ण से ही होती है, ठीक है। इंग्लिश है तो कहाँ से सीखते हैं? अल्फाबेट से सीखते हैं, ABCD से सीखते हैं। उसी तरह से किसी को हिंदी सीखना है तो कहाँ से सीखेगा? वर्ण से सीखना है उसको, ठीक है भाई। तो ये फंडामेंटल साउंड होता है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण बोलते हैं, ठीक है। और जैसा एक आदमी माला पहना है फूलों की तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फूलों की माला बोलते हैं। उसी तरह से जो वर्ण का समूह है उसको हम लोग वर्णों की माला बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स बोलते हैं, ठीक है भाई। तो वर्णमाला जो है हिंदी का, उसमें अ से लेके अक्षर ज्ञ तक टोटल कितना अल्फाबेट्स है? 52 अल्फाबेट्स है, ठीक है भाई। टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52, ठीक है। आगे बढ़ते भाई। वर्णमाला जो है इसको जब हम लोग बांटते हैं तो उच्चारण के दृष्टि से, है ना, कि ध्वनि है तो उसको उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण की दृष्टि से उसको दो भाग में बांटा गया। पहला क्या हो गया? स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? तो जिनके पास कॉपी है इसको लिखते भी जाना है। पहला लिख लेना है वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? मूल ध्वनि होता है किसी भी भाषा की, है ना, जिसको और आप विभक्त नहीं कर सकते। जैसे अ है, ये एक प्राइमरी साउंड है, इसको तुम और डिसोसिएट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। क है तो ऐसे व्यंजन वर्ण है तो इसको वर्णों के अलावा और में विभक्त नहीं कर सकते हैं। क को कई जगह क जोर
और भी लिखा जाता है का हलन जोड़ा। लेकिन ये क्या है, एक मूल ध्वनि है, इसको आप और डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल साउंड है। ठीक है भाई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्ण। और वर्ण का कितना भाग हो गया, एक हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, समझ में आई बात? क्या क्या समझ में आई बात भाई? तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं वर्णों में पहला कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा स्वर वर्ण को देखेंगे, है ना। तो स्वर वर्ण क्या होता है, जो बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे अ आ क ख, नहीं क ख भी, दिमाग को रखना स्थिर। स्वर वर्ण का मतलब होता है ओ से लेकर के कहां तक, कहां तक भाई, कहां तक, हाँ अंग आ तक, और उसके बाद कुछ और उसमें आ जाता है जैसे री लड़ी वगैरह। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा स्वर वर्ण। ठीक है भाई, तो स्वर वर्ण पहले क्या होता है इसको लिख लेना है। और स्वर वर्ण जो है एक्चुअली उसको मेजर कैटेगरी जो उसका है दो है, ह्रस्व है और दीर्घ है। और तीसरा एक आता है जिसको हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं, जिसमें क्या आता है, ओम आता है ना। ठीक है, देखो भाई ये एक ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा नहीं लिखना है, ये ओम है, ये ओम है। ठीक है, ओम, ये प्लुत स्वर है, समझ गए। तो दीर्घ स्वर में आता है कौन कौन, जिसको हम लोग बड़ी आ बोलते हैं, अ के बाद आ, उसके बाद ई दो होता है, एक ह्रस्व ई होता है, एक दीर्घ ई होता है, इसमें लंबा समय लगता है जैसे ईख, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। कहीं भी जहां दीर्घ लगता है बोलने में, उच्चारण में, वहां लंबा टाइम लेकर के बोलते हैं, वहां पर हम लोग उसको दीर्घ मात्रा बोलते हैं। उसी तरह से ऊ है, जैसे दूर बोलना है तो दूर बोलते हैं, दूर नहीं बोलते हैं, दूर बोलते हैं। अगर तुम किसी को बोलोगे मेरा घर बहुत दूर है तो समझा कुछ दिक्कत है इसके साथ, नहीं। तो जब हम लोग दूर बोलते हैं तो थोड़ा सा क्या करते हैं, वॉइस को लंबा करके बोलते हैं, दीर्घ करके बोलते हैं, इसीलिए उसको दीर्घ ऊ बोला जाता है। समझ गए, समझ गए क्या? तो एक दीर्घ समझ में आ गया। उसी तरह से ऊ भी दीर्घ होता है। उसी तरह से दीर्घ स्वर में ए ऐ ओ और औ ये सारा आता है, ध्यान देना। और ह्रस्व में अ आता है, ह्रस्व ई आता है, ह्रस्व ऊ आता है और री आता है, याद रहेगा। तो ह्रस्व को याद रखना है सिर्फ, इसका टेक्निक यही होता है, स्वर वर्णों के भेद को याद रखने का ट्रिक है ये। क्या ट्रिक है भाई, ध्यान दीजिए। स्वर वर्णों के भेद को याद रखने का ट्रिक है कि इसमें कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, ह्रस्व को याद रखना है। तो ह्रस्व को याद रखना है तो अ ई उ और री होता है, ये चार याद रखना है। कौन कौन होता है, अ ई उ और री होता है। ठीक है, ये चार याद रखना है बस। इसके बाद जितना है वो क्या है, दीर्घ ही है, तो तुमको याद नहीं रखना पड़ा। दीर्घ कौन कौन है, तुमको सिर्फ ह्रस्व याद रखना है कि अ ई उ और री होता है बस, है ना। और ओम जो है ये प्लुत स्वर है, अकेला ही है। समझ गए बात को। तो अगर सिर्फ ह्रस्व को याद रखते हैं तो अलग से इसमें और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है भाई? बहुत अच्छे। तो अगर पूछा जाए वर्ण किसे कहते हैं, बता देंगे। वर्ण के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, तीन, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। अब पूछेगा ह्रस्व कौन कौन है, अ ई उ और ड़ी। पूछेगा दीर्घ कौन कौन है, भाई साहब स्वर वर्ण में बाकी जितना है सब दीर्घ ही है। पूछेगा प्लुत स्वर क्या है, आंख बंद करके ध्यान लगा लेना है, ठीक है। अगर पूछेगा प्लुत स्वर क्या है तो क्या करना है, आंख बंद करके आसन लगा लेना है, समझ गए। और फिर पता है तुम लोगों को क्या है, समझ गए। तो आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए भाई, तो हम लोग देखें थोड़ा व्यंजन वर्ण। किसको देखें, हाँ व्यंजन वर्ण। व्यंजन मतलब समझ में आता है, व्यंजन का मतलब होता है वैरायटी, नहीं
खाना में बहुत सारा व्यंजन बना है मतलब बहुत सारा वेराइटीज नहीं। तो व्यंजन वर्ण में भी बहुत सारा वेराइटीज है भाई, स्वर वर्ण में ऐसा कुछ वेराइटीज नहीं है ना। तो व्यंजन वर्ण की खासियत क्या होती है कि व्यंजन वर्ण को परिभाषित करने के लिए, व्यंजन वर्ण को समझने के लिए हम लोगों को जरूरी है किसको समझना, स्वर वर्ण को समझना जरूरी है, स्वर वर्ण को जानना जरूरी है। बिना स्वर वर्ण के सहायता के व्यंजन वर्ण को परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं, ना ही इसका उपयोग किया जा सकता है, ना ही इसकी सही जानकारी हो सकती है। समझ बात आई। इसीलिए लोग सबसे पहले किसको जानते हैं, स्वर वर्ण को जानते हैं। समझ गए। तो व्यंजन वर्ण क्या हो गया, व्यंजन वर्ण क्या ऐसा वर्ण है जो स्वर वर्ण के हेल्प से हम लोग उच्चारण करते हैं, है ना। तो व्यंजन वर्ण क्या बोलेंगे, उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है भाई। तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छे। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, नाम से ही क्लियर है, स्पर्श मतलब क्या होता है, टच, है ना। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, क्या होता है, अंतस्थ, अंतस्थ मतलब, ठीक है भाई। और चौथा है तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब क्या होता है भाई, वार्म, है ना। तो ये याद रखना है ना, तो तुम्हें परेशानी कम होगी, है ना। और ये जो 3 प्रकार है इसका, 3 जो विभाग किया हुआ है ना, ये एक्चुअली उच्चारण स्थान के आधार से किया हुआ है ना। उच्चारण स्थान या उच्चारण के तौर तरीके से हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन वर्ण का विभाग करते हैं। स्वर वर्ण का भी विभाग उसी आधार पर किया गया है। स्वर वर्ण का कौन कौन विभाग है भाई, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है, याद रखना है। स्वर वर्ण के ह्रस्व में कौन कौन था, कौन कौन था, हाँ, अ था, ऊ था और ह्रस्व ई था और, बहुत अच्छे, याद रखना ये 4 था, है ना। और जब भी फ्री रहो, कोई मिले उससे तुरंत पूछो, है ना। जो मिले उससे पूछो, आपस में भी पूछो, क्लास खत्म होने के बाद भी पूछो। ऐसा जब मल्टीपल टाइम्स उसको रिपीट करेंगे ना, तो तुम्हारे दिमाग हो जाएगा कैसा, फिक्स। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ बार बार काम करना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा, किससे, आपस में। चलो बताओ भाई कौन कौन था, है ना। तो बताओ कि स्वर व्यंजन था। अब बताओ भाई स्वर कौन कौन सा था, तो ह्रस्व था, दीर्घ था, प्लुत था। बताओ ह्रस्व कौन कौन था, बता दिए। पूछेगा फिर दीर्घ कौन सा था, इसको साइड करके बाकी जितना बता देंगे, है ना। वर्ण तो तुम्हें पता ही होगा, वर्णमाला पता ही होगा, बचपन में रटे ही होगे क्या। अगर किसी को वर्णमाला नहीं याद है तो याद कर लो भाई, है ना, नहीं कहीं भी बेइज्जत होने के लिए तैयार रहो, क्या समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्पर्श व्यंजन है। अब पूछना है किसी से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। समझ गए। तो स्पर्श जो है इसको ध्यान रखना, टच से रिलेटेड है। अंतस्थ जो है वो इनसाइड से रिलेटेड है, और उष्म व्यंजन जो है वो वार्मथ से रिलेटेड है ना। अब ध्यान देना कि इन सारा जगहों में उच्चारण के लिए कौन जिम्मेवार है, तुम्हारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन उच्चारण के लिए जिम्मेदार है, इट इज योर टंग, है ना। अगर आदमी का जीभ ना हो तो वो उच्चारण कर सकेगा क्या। एक बार तुम ऐसा करो, अपना जीभ को STOP कर दो और बोलने की कोशिश करो, है ना। बस जीभ नहीं हिलना चाहिए, क्या समझे, हैं। तो तुम पवर्ग का उच्चारण कर सकोगे बस, है ना। कि पवर्ग में जीभ की उपयोगिता नहीं होती है, होस्ट वर्ण है क्योंकि, है ना। समझ गए बात को। बाकी तुम कुछ भी उच्चारण बिना जीभ की सहायता के नहीं कर सकते। ये है साइंस, हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का। समझ गए, समझ गए भाई। इसीलिए हो गया, चलिए ठीक है। अब इसको क्लास के बाद एक्सपेरिमेंट करते रहना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं पहला, पहला हमारा क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है क्या, टच। अब जैसे कवर्ग है तो ये क्या है, कंठ्य है ना, इसको क्या बोलते हैं, कंठ्य। चवर्ग है, इसको क्या बोलते हैं, तालव्य,
है ना, टवर्ग है तो क्या बोलते हैं, मूर्धन्य, है ना। मूर्धन्य को समझने के लिए समझना है तालव्य को और कंठ को, समझना है जरा सा। इसका इसका उच्चारण का स्थान देखो। सबसे पहले क्या, तुम अपना जीव से इसको समझ सकते हो। सबसे पहले अपना जीव को क्या करना है, दांत में स्पर्श कराना है। कराओ दांत में स्पर्श। जीव दांत दांत को टच किया, दांत समझ में आ गया। अब दांत से उसको पीछे धीरे धीरे लाओ। दांत से जब पीछे थोड़ा करोगे, एक थोड़ा सा रफ टाइप का सरफेस मिलेगा, है ना, जिसपे ऐसा ऐसा तुमको मिलेगा, लगे जैसे एक पैटर्न बना हुआ है ऐसा ऐसा करके, है ना। ऐसा है जीभ के दांत से जस्ट ऊपर, है ना। ऐसा करके छज्जा टाइप का होगा। ये दांत है तुम्हारा, ये छज्जा टाइप का होगा इस जगह पे से। महसूस हो रहा है जीभ से। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं तालु तालु, तालु बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद थोड़ा जीभ को और अंदर ले जाओ, एक गुफा जैसा दिखेगा, पूरा गड्ढा, डेप्थ मिला, भयानक वाला डेप्थ, ऐसा डेप्थ मिलेगा, ऐसा डेप्थ मिला। इसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। तो ये हो गया दांत, दंत, ये हो गया तालु, ये हो गया मूर्धा। तीनों का समझ में आया जगह। अब समझना जरा सा। अब देखो जब तुम ट बोलते हो तो देखो जीभ कहाँ जाके टच मारता है। ट देखो जाके मूर्धा को टच कर रहा है, हैं? ठ देखो कहाँ जाके टच हो रहा है? अभी देखना सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा साइंस है इसमें। अब देखो जैसे, अब तुम सोचना कि अल्फाबेट जो है सर, उसमें पहले ट को क्यों रखा गया, ये भी क्वेश्चन है। पहले जो है ट को क्यों रखा गया, पहले उसके बाद ठ को क्यों रखा गया, फिर ड को क्यों रखा गया। पहले ही ड रख देते, ड ठ ट ऐसा पढ़ते, है ना। अभी तुमको इसका उत्तर तुमको खुद मिल जाएगा। अब तुमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। बी अ गुड ऑब्जर्वर, जो तभी बोला था क्लास में, ध्यान देना। आप अपना जीव को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, वो कहाँ जाकर टच कर रहा है और क्या उसके जगह में अंतर आ रहा है, ऐसा ऑब्जर्व करना। तुम एक बार उच्चारण करो ट का, फिर उच्चारण करो ठ का, फिर उच्चारण करो ड का। चलो अब रुक जाओ, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोटिस करना। अब जब तुम उच्चारण करोगे ना, तो तुम देखना जहां तुम ट के लिए जीव को टच कराए ना, ठ के लिए उससे ऊपर गए, ड के लिए उससे ऊपर गए, ढ के लिए उससे और ऊपर गए, और मूर्धन्य न के लिए सबसे ऊपर गए। ऐसा करके देखो उच्चारण। अब ट, ठ, ड, ढ, ऐसा जीव ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है ना, समझ में आया। यही साइंस है हिंदी भाषा का, क्या समझे, ये सब गहरी बात है उच्चारण के लिए। तो पूरा जो तुम्हारा सीक्वेंस है ना, ऐसा ही है, एक रिदम, एक सरगम है पूरी भाषा में, क्या समझे। तो ऐसे ही, इसीलिए ट पहले, ठ उसके बाद, ड उसके बाद। अब समझ में आ गया क्यों है। ये एक सीढ़ी है, पहला ट का, फिर ठ का, फिर ड का, फिर ढ का, फिर मूर्धन्य न का, णा, णा ऐसे होता है, णा मूर्धा के जस्ट ऊपर एकदम। जी ये जो पार्ट है मूर्धा का, यहाँ से मूर्धन्य न का उच्चारण होता है, जिसको ऐसे लिखते हो, है ना। एक होता है दंत न, इसको दांत के पास स्पर्श करके उच्चारण होता है। दोनों के उच्चारण में कितना दूरी है देखो, और तुम क्या करते हो, दोनों को एक जैसा व्यवहार कर देते हो उच्चारण, है ना। तथा का जो न है वो न है, न। अब उसमें देखो तवर्ग में आते हैं, बोलो त। अब देखना इसमें भी, अब इसमें भी सोचना, ये पूरा तवर्ग है, ये पूरा दंत वर्ण होता है। जीभ जो है दांत को स्पर्श करके इसका उच्चारण किया जाता है, लेकिन त जो है, इसको उच्चारण करो एक बार, त, फिर थ बोलो, द बोलो, ध बोलो, न बोलो। अब देखो त सबसे आगे है, थ उससे पीछे है, द उससे पीछे है, ध उससे पीछे है, और न सबसे लास्ट में है। देखो उच्चारण करके अब एक बार फिर से, है जीभ देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। त पूरी दांत में जाके चिपक रहा है, थ थोड़ा ऊपर जा रहा है, जहां दांत का जड़ है वहां जा रहा है, द और ऊपर जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा। इसका सीक्वेंस ऐसा क्यों है, समझ में आया। अब पूरा रिदम है भाई, है ना, समझ गए बात को। उसी तरह से क वर्ग जो है, ये पूरा का पूरा कहां से ध्वनि निकल रहा है, कंठ से। कंठ समझते ही हो सब लोग, हैं? जीभ जहां से निकल रहा है कंठ बोल रहे, है ना। अब उसमें बोलो क, देखो इसमें उच्चारण में है, थोड़ा ध्यान देना है। उच्चारण जो कवर का है ना, उसका उच्चारण क ख नहीं होता है, ऐसा बोलना क, पूरा गला खुलना चाहिए क, ऐसा जैसे कौवा बोलता है ना, काव काव, ऐसा कर क ख, ऐसा करके। अब देखना जरा सा, बोलो क,
ख, ग, घ, अंग। अब नोटिस करना जो बोल रहा हूं वो। अब जब तुम कंठ से क का उच्चारण करते हो ना, तो कंठ के सबसे निचले भाग से क का उच्चारण होता है। उसके बाद ख थोड़ा ऊपर आते हैं, ग और ऊपर आते हैं, घ और ऊपर आते हैं, और अंग सबसे लास्ट में आता है। फिर से बोलो अब। आया ना ऐसा? क, ख, ग, घ, अंग आ रहा है। एक रिदम है, यही साइंस है इसका, भाषा का। हिंदी और संस्कृत भाषा इसलिए बहुत साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे अरेंज करके चिपका दिया है तुमको, है ना। इसमें कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जिसका सीक्वेंस भी तुम बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, है ना। और पूरा का पूरा ये एक उच्चारण के स्थान के हिसाब से क्या है, वेल अरेंज्ड है। अब इसका ब्यूटी समझ में आया। अब इसमें तुम भूलोगे नहीं कि कवर्ग जो है वो कंठ है, कि चवर्ग जो है वो तालव्य है। अब बोलो च, देखो कहाँ जा रहा है जीव, च, तालु को स्पर्श करा, अभी तालु समझाया था किसको कहते हैं, ये वाला भाग जो रफ सरफेस है। च, जीव जाके तालु को टच कर रहा है। छ, ज, झ, या, है ना। तो ऐसा ही सारा है। चलिए अब ध्यान दीजिए इसमें। अब जब तुमसे कोई पूछे कि कंठ वर्ण कौन कौन है, तो सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा क्या। अब तो याद होगा तुम्हें, कंठ कहाँ से निकल रहा है, कवर्ग कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। तवर्ग कहाँ से निकल रहा है, दांत से निकल रहा है। तवर्ग जो है दंत वर्ण है, त, थ, ऐसा देखो जीव दांत को टच कर रहा है ना। पवर्ग क्या है, ओष्ठ है ना। एक था, एक बुक आई थी, उसका नाम था दश कुमार चरितम, है ना। दश कुमार चरितम जो है, उसमें कवि जो है, कविता किताब है, काव्य है मतलब, उसमें 10 राजकुमारों के बारे में वर्णन है। उसमें बीच का कुछ एक पृष्ठ है ऐसा, जिसमें संस्कृत में लिखी हुई काव्य है। उसमें बीच में जो है, क्योंकि उसमें जो एक राजकुमार होता है, किसी कारणवश, कारण मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, उसका जीव कट जाता है, तो उसके पास जीव नहीं होता, है ना। और वो किसी स्त्री से बात कर रहा होता है। तो उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है उस पूरे काव्य में, जो काफी लंबा है। और क्योंकि उसके पास जीव नहीं होता है, बातचीत कैसे करेगा, तो वो क्या करता है, पवर्ग का उच्चारण करता है। क्योंकि पवर्ग के लिए नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, उसका जो है ना ओठ कट जाता है, जीव कह रहे हैं ओठ कट जाता है। क्या कट जाता है, ओठ कट जाता है। तो अब ये पवर्ग क्या है, तो ओष्ठ वर्ण है। अब तुम ओठ को टच नहीं करो और प बोलो, ओठ का इस्तेमाल नहीं करना है, प बोलना है। तुम दांत का इस्तेमाल करो, कंठ का इस्तेमाल करो, सब कुछ का इस्तेमाल करो, ओठ का इस्तेमाल नहीं करना है बस। और प बोलो, फ बोलो, ब बोलो, भ बोलो, म बोलो, बोलो, कोशिश करो। सुना है कोशिश करने वाली की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बोलो, पापा बाबा मो बोलना है और ओठ का इस्तेमाल नहीं करना है बस, बस यही शर्त है। नहीं कर सकते भाई, है ना। क्या समझे। और 10 आदमी के बीच में करने लगोगे तो लोग सोचने लगे कुछ दिक्कत है इसके साथ, लगता है नहीं कुछ अलग दिशा में कोशिश हो रही है इसकी। चलिए भाई, अब समझना जा सकता। उसमें वो राजकुमार जो है, उसका ओठ कट जाता है, ठीक है। और वो जो है, अब जो भी है उसकी प्रेयसी है, उससे बात कर रहा होता है। वो कितना टैलेंटेड होता है, लेकिन वो बहुत विद्वान व्यक्ति रहा होता है। तो वो जो है, क्योंकि अगर वो ओष्ठ वर्ण का उच्चारण करेगा तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, और ये उच्चारण भी नहीं कर सकता कि उसके पास ओठ नहीं है। तो ये क्या करता है, एक लंबा कन्वर्सेशन होता है दोनों के बीच में, और उस पूरे कन्वर्सेशन में वो पवर्ग का उच्चारण ही नहीं करता, पवर्ग का इस्तेमाल ही नहीं करता। तो वो उस बुक का सबसे अल्टीमेट बात है, अल्टीमेट साइंस है। तो उतना लंबा टेक्स्ट लिखा गया है और उसमें एक बार भी पवर्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या समझे। तुम किसी से 5 लाइन बात करके देखो जिसमें पवर्ग ना आता हो, तुम्हारे बस का नहीं, है ना। क्या समझे। तो उच्चारण स्थान का ये कहानी है, और इसका बहुत 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 सारा साइंस भी है ना। तो उच्चारण स्थान का ब्यूटी समझ में आया सब लोगों को। तो इसको क्या करना है, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको एक दूसरे से पूछना भी है, सबों से डिस्कस कर रहा है, घर में भी डिस्कस करना है। तुम जितना डिस्कस करोगे उतना याद रहे, नहीं तो खा पका के बराबर कर दो, है ना। तो तवर का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। कहाँ से होता है, दंत से होता है। ठीक है भाई, समझ गए। तवर का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। क वर्ग का कंठ से, च वर्ग का तालव्य से, ट वर्ग का मूर्धन्य से, और
पवर्ग का ओष्ठ से, अभी कहानी भी सुनाया है ना, समझ में बात आ गई। और इन सब को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है भाई? दिक्कत है तो बता सकते हैं कि हाँ सर दिक्कत हो रही है थोड़ी। क्या क्या बोले? बहुत दिक्कत हो रही है? हाँ? अरे किसको दिक्कत हो रही है भाई? अरे किसको दिक्कत हो रही है? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बहुत अच्छे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। बढ़े आगे क्या? तो चलिए भाई, स्पर्श व्यंजन हो गया। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। क्या है दूसरा? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या है इसको देखते हैं, है ना। तो दूसरा हमारा क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन। देखिए भाई, 4 व्यंजन है ना। कौन कौन? एक है य, दूसरा है र, ल और व। इसको याद रखना है, य, र, ल और व। इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से तीसरा है क्या हमारा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में तीनों स माना दंत वाला स, तालव्य वाला श और मूर्धन्य वाला श और इसके साथ ह। इस 4 को क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्योंकि इनको जब बोलोगे ना तो मुंह के अंदर से क्या होता है? गर्म हवा बाहर निकलती है। हाँ, ऐसा बोलना हाँ स। अब देखना भाई, थोड़ा इन तीनों स के उच्चारण स्थान पर ध्यान देना। तो इसको जो है ना भाई दंत स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत स बोलते हैं। दंत स जो है इसको जीभ जो है जाके दांत को स्पर्श करके जब स बोलता है। हाँ भाई, तो दंत स जो है जीभ जाकर करके दांत को स्पर्श करके जब स का उच्चारण करता है, जैसे स बोलते हैं स, तो इसको हम लोग दंत स बोलते हैं। जीभ जो है दांत के पास जाकर के हवा पास कराता है, स ऐसा स सिस्कारी लेकर के बोलते हैं हम लोग दांत के पास से। स में दांत को स्पर्श नहीं करता है वो। ठीक है, दांत को स्पर्श करता है कब? इसमें। ठीक है, स में सिस्कारी होता है। और तालव्य श जो है इसमें क्या होता है? जीभ तालु को स्पर्श करता है। तालु अभी समझाया था कहाँ होता है। ये दांत हो गया, दांत से ऊपर जो है ये तालु हो गया, और इसके बाद जो इधर ये गुफा होता है ये मूर्धा हो गया। तो तालव्य श का उच्चारण जो होता है उसमें भी ऐसा ही सिस्कारी होता है, लेकिन वो हवा पास जीभ कहाँ से कराता है? यहाँ आकर कराता है, श ऐसा श। जीभ के पास कराएंगे तो दंत स होगा, स। थोड़ा इससे ऊपर आके करेंगे श, तो तालव्य श का उच्चारण यहाँ से, और मूर्धन्य श का उच्चारण यहाँ से, है ना, श, है ना। तो धीरे धीरे ऐसा ऊपर बढ़ना है। दंत स यहाँ से, तालव्य श यहाँ से और मूर्धन्य स यहाँ से, है ना, स, श और श। तो हल्का होता जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? ये हो गया ऊष्म व्यंजन। और चौथा है हमारा ह। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े अब। चलिए चलिए भाई, अब दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम लोग कितना भाग बांट रहे हैं? 2 भाग बांट रहे हैं। पहला है स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, है ना। इस आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? 2। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। सघोष और अघोष में है, सघोष का मतलब हो गया घोष के साथ, है ना। घोष मतलब समझ रहे हो ना? घोषणा, घोषणा करते ना हम लोग, सुनो 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 गांव वालों सुनो, ऐसा बोला जाता था पहले। राजा लोग करते थे ना ऐसा। और बड़े ड्रम पर नहीं, ड्रम बीट्स के साथ ढपाक 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 मारा, सुनो 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 गांव वालों सुनो, ऐसा करके। नहीं, इतना तेजी से नहीं बोलता था। चलिए भाई ध्यान दीजिए। तो पहला है अघोष। अघोष में देखो जैसे क्या है, क ख च छ। कौन कौन है? ध्यान देना है भाई। पहला और यस, पहला और दूसरा, है ना। च क ख च छ ट ठ त थ प फ और तीनों श और प,
है ना, समझ गए बात को। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अघोष बोलते हैं, समझ गए। किसको किसको, पहला दूसरा, उसके बाद है ना चारों तीनों श को और फ, है ना, फ समझ रहे हो, ये नुक्ता वाला फ, नुक्ता वाला फ समझते हैं ना भाई, है ना। ये फ है ना, इसको इंग्लिश में एफ लिखते हैं, है ना। और ये जो फ है बिना नुक्ता वाला, इसको इंग्लिश में पीएच लिखते हैं, है ना, दोनों में अंतर होता है। समझ गए बात को, समझे कि नहीं समझे भाई, समझ गए, बहुत अच्छे। चलिए दूसरा है सघोष या घोष बोलते हैं इसको। सभी वर्ग का पहला दूसरा कहाँ आ गया घोष में, बचा कौन कौन, तो अलग अलग, इसको परेशान नहीं होना कि कौन इतना याद रखेगा, ऐसा कुछ याद रखने जैसा है ही नहीं। पहला दूसरा अघोष होता है, बाकी सब सघोष होता है, ऐसे याद रखो, समझ गए। ऐसा गिनती नहीं याद रखना है, पहला दूसरा ये तीसरा चौथा पांचवा वो, ऐसा कुछ नहीं याद रखना है। पहला दूसरा अघोष होता है, तीनों श है इसमें, और फ भी है, नुक्ता वाला भी है, ये अघोष है। इसके बाद बाकी सब जो है वो सघोष है, समझ गए। जिसमें यर अलावा भी आता है, ह भी आता है, सब आता है। हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब कोई पूछे सघोष और अघोष क्या है, पता बता दोगे। किसी भी व्यंजन वर्ण का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है, बाकी सब सघोष होता है। एक लाइन में दोनों को नाप देना है भाई। हो गया। अगला, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार, देखो प्राण मतलब क्या होता है, श्वास ही होता है ना। प्राण मतलब तुम्हारे प्राण खींच लूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, धमकी देते हैं लोग। तो वो खींचने वाली चीज नहीं है, क्यों, उसको तुम ही खींच सकते हो। तुम्हारा श्वास कौन खींचेगा, तुम ही खींचोगे। सब व्यक्ति अपना अपना श्वास स्वयं ही खींच सकता नहीं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राण भी। तो तुम्हारा प्राण कोई दूसरा नहीं खींच सकता, तुम्हारा प्राण कौन खींच सकता है, हाँ, क्योंकि प्राण का मतलब क्या होता है, श्वास होता है। तो तुम्हारा श्वास कोई दूसरा कैसे खींचेगा भाई, ना तुम्हारा खींच। अब सर्दी वाला मौसम का मत याद कर लें, है ना। भीतर खींचने की बात कर रहा हूं, है ना, बाहर कोई और भी खींच सकता है। चलिए भाई, ध्यान देना गया। इसमें दो है, एक है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण, है ना। अब इसमें देखना, प्राण की मात्रा के हिसाब से पहला तीसरा और पांचवा, है ना। ऑड नंबर इवन नंबर सब लोगों को पता है, बहुत अच्छे। अल्प प्राण का संबंध किससे है, ऑड नंबर से है ना। महाप्राण का संबंध किससे है, कोई दिक्कत है याद रखने में। महाप्राण मतलब इवन नंबर, है ना। अल्प प्राण मतलब ऑड नंबर, याद रहेगा। अल्प प्राण मतलब ऑड नंबर, विषम संख्या, इसको हिंदी में याद रखना है ना। ये विषम हो गया, ये सम हो गया। तो महाप्राण सम होता है, याद रखना। महाप्राण क्या होता है, ये लाइन याद रखना। तो अल्प प्राण ऑटोमेटिक विषम हो जाएगा, है ना। तो याद रखना, क्या लाइन याद रखना है, महाप्राण, ऐसा याद रखना, महाप्राण क्या होता है, सम होता है, ये याद रखो, याद रहेगा, याद रहेगा। तो महाप्राण क्या होता है, सम होता है, है ना। ये लाइन याद रखना। महाप्राण जब सम होता है तो अल्प प्राण क्या होगा, विषम हो जाएगा। और सम होने का मतलब है दूसरा और चौथा, है ना। विषम होने का मतलब है पहला तीसरा और पांचवा, ठीक है। और इसके अलावा अल्प प्राण में यर अलावा भी है, ये ध्यान रखना, है ना। और एक वर्ण वर्ण है हिंदी में, जिसको ड वाला र बोलते हैं, जिसको कई जगह बड़ी र भी बोलते हैं। ये वर्णमाला में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, है ना। वर्णमाला में ये नहीं, उपलब्ध नहीं, समझ के बात को। उसी तरह से ढ भी दो तरह का होता है, एक होता है बिंदु वाला, एक होता है बिना बिंदु वाला। ढ जो है ना, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है ना। इसमें से तुम्हें वर्णमाला में कौन सा मिला है, ये हाँ। तो ये तुमको वर्णमाला में कहीं दिखा आज तक, दिखेगा भी नहीं। ये तुमको वर्णमाला में दिखा आज तक, दिखेगा भी नहीं, है ना। वर्णमाला में ये नहीं होते। चलिए भाई, तो महाप्राण क्या होता है, सम होता है, यानी किसी भी
व्यंजन वर्ण का दूसरा और चौथा जो है, इसके अलावा तीनों श और ह ये महाप्राण है। अल्प प्राण में कौन आता है? जो विषम है, यानी विषम स्थान पर जो है, विषम स्थानिक जो है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा जो है, इसके अलावा यर अलावा और ड वाला र, ये तुम्हारा क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। किसी को याद रखने में कोई परेशानी है? आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई थोड़ा ध्यान दीजिए, पीछे हम लोग देखे थे अंतस्थ और ऊष्म को, उसी में हम लोग संयुक्त व्यंजन छोड़ दिए थे। कई जगहों पर व्यंजन का 4 भाग मिलता है, जिसमें पहला पहला कौन था? पहला क्या कौन था? याद करो, हिंट देता हूँ। हाँ, स्पर्श था पहला, दूसरा था अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। चौथा कई जगह पर संयुक्त लिखा हुआ मिलता है। ठीक है भाई, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? जैसे अक्षय है, अक्षय क्या है? क और मूर्धन्य श का संयुक्त अक्षर होता है। ज्ञ जो है ज हलंत और य का संयुक्त होता है। उसी तरह से श्र जो है वो तालव्य श हलंत और र का संयुक्त होता है। त्र जो है त हलंत और र का संयुक्त होता है। तो कुछ लोग इनको संयुक्त व्यंजन में रखते हैं। तो इस तरह से व्यंजन का 4 भाग हो जाता है। ठीक है, लेकिन अधिकांश बुक जो है वो तुमको 3 ही भाग लिखा हुआ मिलेगा, 3 ही रूप लिखा हुआ मिलेगा। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, लेकिन कई सारे बुक में ये चौथा भी मिलता है, संयुक्त व्यंजन। समझ गए? तो संयुक्त व्यंजन अगर मिलेगा तो परेशान नहीं होना है। अक्षय, ज्ञ, त्र और श्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। और इनका संयुक्त किससे है? तो श्र का तालव्य श हलंत र, त्र में त हलंत और र, अक्ष में क हलंत और श, श माने मूर्धन्य श, और ज्ञ का ज हलंत जो य। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है भाई? बहुत अच्छा, लिखना चाहते इसको फटाफट लिख लें। चलिए भाई, तत्सम शब्द जो है, अब शब्द विचार अभी हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले क्या अभी हम लोग देख रहे थे? वर्ड विचार में। थोड़ा सा तेजी से हम लोग देखेंगे, है ना? बाकी विशेष हम लोग डिटेल्स में कभी जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आ गए शब्द विचार पर। शब्द विचार में एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है किसको? शब्द को। तो सबसे पहले समझिए कि शब्द क्या होता है। शब्द जो है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना? सार्थक मतलब जिसका मीनिंगफुल सेंस हो। जैसे अगर कोई 2-3 ऐसा अल्फाबेट ले लो, जैसे क है, ल है और म है, तो ये इनको जब मिलाया है तो इसका एक मीनिंग तुम्हारे दिमाग में आता है, जिसका एक मीनिंग प्रीडिफाइंड मीनिंग है ना? या फिर इनको थोड़ा सा दूसरे तरीके से अरेंज कर देते हैं तो इसका दूसरा मीनिंग तुम्हारे दिमाग में आता है। नहीं, अगर मैं ऐसा बोलूं कलम, तो तुमको तुम्हारा ध्यान अपने हाथ में जाएगा, नहीं? और अगर तुमको बोले कमल, तो बीजेपी के पोस्टर पर जाएगा, है ना? समझ गए बात को? लेकिन अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं तो तुम्हारा दिमाग कहाँ जाएगा? हाँ, तुम्हारा दिमाग कहाँ जाएगा? तुमको तुम सोचने लगोगे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है, तो वहां तुम्हारा दिमाग जाएगा। नहीं, कहाँ जाएगा दिमाग? कि कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये कोई वर्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए शब्द होने के लिए उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना जरूरी है। समझ गए बात को? तो शब्द किसको कहेंगे? वर्णों के सार्थक मेल को। एक तो वर्ण का संगम होना चाहिए, मिलन होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। चलिए भाई ध्यान दीजिए आगे। तो अब हम लोग आते हैं शब्द पर। तो अभी हम लोग देखेंगे 2, तत्सम और तद्भव। कोई परेशान होने जैसी बात नहीं है। पहला लिख लीजिए तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब होता है, इसके ऊपर में लिख लो संस्कृत के मूल शब्द। बस इतना लिख लेना, है ना? क्या लिखना है? संस्कृत के मूल शब्द। मूल शब्द, मूल शब्द मतलब जो जैसा फॉर्म में था वैसा ही उठा के ले आया गया, उसी को बोल रहे हैं मूल शब्द, है ना? ठीक है भाई, ये संस्कृत के मूल शब्द हैं। ठीक है, तद्भव जो है उसी का अपभ्रंश है। उल्टा नहीं है, बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है, उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं, है ना? जो समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आ गया, समझ गए? उसको बोलते तद्भव, तद्भव। ठीक है, समझ गए? तो संस्कृत से आया कौन? तत्सम, है ना? तत्सम, देखो तत्सम मतलब
एक समान, जो संस्कृत में जैसा था वैसा ही, ज्यों क्या त्यों। सम माने क्या होता है? सम माने होता है समान या बराबर। ठीक है भाई, सम माने समान या बराबर। तो तत्सम, ठीक है, ज्यों क्या त्यों, उसी के जैसा, है ना, तुम्हारा हमरूप, वो तत्सम हो गया। समझ गए? तो नाम से क्लियर है क्या? जैसे अगर कोई बोले कि इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल में बताएंगे जैसे अग्नि है ना, जल है। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर प्यास लगती है तो क्या बोलते हैं? थोड़ा पानी पिलाइए। लेकिन अगर तुम बोलोगे थोड़ा जल पिलाइए, तो समझ जाएगा किसी तीर्थ स्थल से आया है। नहीं, क्यों? अभी तत्सम शब्द का प्रयोग कर रहा है। नहीं, तो जल क्या हो गया? तत्सम हो गया। लेकिन अगर तुम पानी बोल रहे हो तो क्या हो गया? तद्भव हो गया। अग्नि बोल रहे हैं, तत्सम हो गया। आग बोल रहे हैं, तद्भव हो गया। वृक्ष बोल रहे हैं, तत्सम हो गया। आगे बोल रहे हैं पेड़, है ना, तो क्या हो गया? तद्भव। वायु बोल रहे हैं, तत्सम। हवा बोल रहे हैं, तद्भव। पुष्प बोल रहे हैं, तत्सम। फूल बोल रहे हैं, तद्भव। समझ बात आई? बहुत अच्छे। आगे हम लोग देखेंगे इसका कुछ और टेक्निक भी। ऐसे तुमको जो जनरली यूज करता है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र का लोग है, उनको तत्सम और तद्भव समझने में ऐसे भी कोई परेशानी नहीं होती है ना। तद्भव भी समझ गए कि संस्कृत से हिंदी में आया है, लेकिन भाषा के क्रमिक विकास के रूप में क्या हुआ, उनका बोल चाल के प्रयोग के कारण उसमें बदलाव आ गया, उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। जैसे पहले अग्नि बोलते थे, तो अग्नि से धीरे धीरे क्या हो गया? हाँ, पथभ्रष्ट होते होते वो आग हो गया, है ना। ओष्ठ बोलते थे जैसे, तो ओष्ठ से क्या हो गया? ओठ हो गया, ओठ हो गया। लोग ओठ भी बोलता है, वो भी तद्भव ही है। ठीक है, समझ गए? पुष्प से उसी तरह से फूल हो गया। दुग्ध से क्या हो गया? दूध हो गया। बहुत अच्छे। तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत है क्या? तत्सम तद्भव में किसी को परेशानी? ठीक है भाई। चलिए भाई, कुछ पहचानने का ट्रिक देखिए, जो तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें पहला ट्रिक है विसर्ग। विसर्ग सब लोगों को पता है, क्या होता है विसर्ग? विसर्ग का प्रयोग प्रायः हिंदी जब संस्कृत जब पढ़ोगे तो शब्द के अंत में मिलता है ना। प्रायः बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि विसर्ग हमेशा अंत में इस्तेमाल होगा, कहीं भी हो सकता है ना। जैसे निःशब्द, तो बीच में इस्तेमाल हुआ ना, नहीं ऐसा बोलते हैं ना, है ना, तो बीच में इस्तेमाल हो गया। लेकिन यहाँ केशव, बाला, ऐसा है। तो भाई विसर्ग का प्रयोग जब भी हो, चाहे बीच में हो चाहे अंत में हो, जहां भी हो, जैसे ऐसा दिखे समझ जाओ वो क्या है? तत्सम शब्द है ना। और केशव, बाला, ये सब क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। समझ बात आई? कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत होगी तो बताना भाई। क्या दिक्कत होगी तो बताना, दिक्कत है क्या? उसके बाद जैसे है श्रृंगार, है ना, मृतिका, मृतिका माने मिट्टी, है ना। श्रृंगार, इसका तद्भव हो गया सिंगार। अगर इसका तद्भव लिखने पूछे तो ऐसा बता भी सकते हैं, मृतिका मिट्टी, है ना। जैसे रिक्ष है, रिक्ष का क्या होता है बताओ? रीछ, है ना। रीछ माने भालू होता है ना भाई, है ना। तो निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन है? तो ये रिक्ष, है ना, जो दिख ही रहा है। अक्षर जिसमें दिखाई दे, ड़ी जिसमें दिखाई दे, वो तो ऐसे भी तत्सम शब्द ही होता है। समझ गए बात को? जहां भी ये सब दिखाई दे ना, अक्षर री, समझ जाओ तत्सम शब्द ही होगा, है ना। इसमें बाकी सब में कहीं ऐसा तो है नहीं, तो ये सब क्या हो गया? तत्सम नहीं है, तद्भव है। सब ये क्या है? तत्सम है। टिक कर देंगे। कोई दिक्कत है भाई? ऐसा कुछ और देखा जाए क्या? बहुत अच्छा। चलिए भाई, देखिए इसमें इसमें हम लोग देखते हैं। हाँ, अब ध्यान देना है। तत्सम में जो व होता है ना, तद्भव में जाने के बाद ब हो जाता है, क्योंकि व का उच्चारण थोड़ा कठिन है, इसलिए व के जगह हम लोग ब उच्चारण से पूर्व, इसको पूरब बोलने लगते हैं, है ना। विनती, इसको विनती बोलने लगते हैं। वारिद, इसको बादल बोलते हैं। वर्षा, इसको वर्षा, बारिश, बरसात, सब बोलते हैं ना। तो ये सब क्या हो गया? तद्भव हो गया। और ये सब क्या हो गया? तत्सम हो गया। अब इसके आधार पर बताओ निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है?
ध्यान देना, तद्भव पूछा है ना, तत्सम नहीं पूछा है। पहला है उपवास, अवतार, अवगुण, अमीय। क्या है इसमें तद्भव बताओ? हाँ, तद्भव बताना, तद्भव क्या है? हाँ? अब उपवास कोई नहीं है, 4 नंबर है, ये अमीय है। कैसे? अमीय का मतलब क्या होता है? पता ही नहीं सर, इसलिए ये जो है क्या है? हाँ, इसीलिए क्या है ये? देखिए भाई, अगला ट्रिक है, तत्सम शब्द में तालव्य श वर्ण जो है वो तद्भव में जैसे ही जाता है वो दंत स हो जाता है। जैसे ईदृश, ऐसा, या फिर एक है सदृश, है ना, ईदृश ऐसा, परस्व परसों, अनशन अनशन, अंश अंश, है ना। लेकिन देखो हिंदी में इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन अंश और अंश में क्या अंतर है, कौन बताएगा? ये तालव्य श का मतलब क्या होता है? हिस्सा होता है। और दंत स का मतलब क्या होता है? कंधा होता है। ठीक है भाई। तो हिंदी में जो संस्कृत तत्सम में जो तालव्य श है ना, वही तद्भव में जाके क्या हो जाता है? दंत स हो जाता है। ये ट्रिक है। ये समझ में आ गया, तत्सम तत्व समझ गए। चलिए भाई, आगे हम लोग देखते हैं रूढ़ यौगिक योग रूढ़ क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं भाई, हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शब्द विचार में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ पढ़ेंगे। और आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो हम लोग समाप्ति की घोषणा करने से पूर्व क्या करते हैं, हाँ तुम लोग बहुत पेशेंस से देखे इसको, इसलिए थैंक यू लिख दिया, है ना। ठीक है भाई।